हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, पार्ट 3 ऑन प्रूफ। चैप्टर नंबर 3 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती। 3 सेक्शंस का ये चैप्टर है। सबसे पहला सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 51, टॉक्स अबाउट फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल। जो ऐसे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जुडिशियली नोटिसेबल है, तो उन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स कौन से हैं, ये हमें सेक्शन नंबर 52 में उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। सेक्शन नंबर 51 ने एक डिक्लेरेशन दे दिया कि नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड। कोई भी ऐसा फैक्ट सॉरी जिसका कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया है, उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 52 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 52 ने उन फैक्ट्स के बारे में बता दिया जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेता है, नेमली और लॉज इन फोर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी इंडिया की टेरिटरी में लॉज हैं इन फोर्स, एनफोर्समेंट जिनका हो चुका है, तो क्या उनके बारे में कोर्ट को नहीं पता होगा? तो क्या उनके बारे में कोई प्रूफ देना, कोई साक्ष्य देना नेसेसरी है? आप कहोगे नहीं। तो इसी तरीके की चीजें हैं जिनके बारे में कोर्ट को आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि जिस दिन होली थी, कि क्या कोर्ट को वो बात बताने की जरूरत है कि वो गस्टेड हॉलीडे था, होली थी उस दिन? ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जुडिशरी नोटिसेबल फैक्ट्स है। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे किस दिन होता है, रिपब्लिक डे किस दिन होता है, ये सारी बातें क्या कोर्ट को बताने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जुडिशरी नोटिसेबल फैक्ट्स है। तो ऑल लॉज इन फोर्स, इंटरनेशनल ट्रीटी अगर कोई है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, कोई एग्रीमेंट है, कोई कन्वेंशन है विद द कंट्री और कंट्रीज बाय इंडिया, और डिसीजंस मेड बाय इंडिया एट इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर अदर बॉडीज। इसमें देखो, इसमें को समझाने वाला नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे पॉइंट्स। द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, द सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। कौन से कोर्ट की कौन सी सील है? क्या ये कोर्ट को बताने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है। जो भी सील्स हैं किसकी? द कोर्ट्स ऑफ एडमिलैरिटी एंड ये मैट्रिमोनियल जुरिस्डिक्शन वाला, नोटरीज पब्लिक एंड ऑल सील्स व्हिच एनी पर्सन इज ऑथराइज्ड टू यूज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सारी जो सील्स हैं, एक बार जब ऑथराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिल चुका है, तो क्या उसको प्रूव करने की जरूरत है कि हाँ ये इसी पर्टिकुलर कोर्ट की सील है या इस पर्टिकुलर jurisdiction की सील है, और by an act of parliament or state legislature or regulations having the force of law in India. फिर the accession to office, names, titles, functions and signatures of the person. तो ये आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना। the rule of the land or rule of the road on land or at sea, the territory of India, ये सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जो भी लिस्ट दे रखी है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? In the cases referred to in subsection 1 and also on the matters of public history, literature, science, art, the court may resort for its aid to appropriate books. भाई मान लीजिए कोई ऐसे पब्लिक हिस्ट्री है, कोई लिटरेचर है। अब देखो, जजेस को सारी चीजें पता हो, लिटरेचर के बारे में पता हो, इतिहास के बारे में पता हो, साइंस, भाई नहीं, वो लॉ की फील्ड में पारंगत है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कोर्ट है वो रिजॉर्ट कर सकती है, मतलब कि वो हेल्प ले सकती है। किसकी? अब जो अप्रोप्रिएट बुक्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उसका कोर्ट हेल्प ले सकती है। एंड इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, मान लीजिए किसी कोर्ट ने किसी बंदे को बुलाया है, इट मे रिफ्यूज टू डू सो unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. Basically यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि उस जो जिस भी इंसान को बुलाया गया है इस सारी चीजों के लिए, मतलब जुडिशियल नोटिस जो फैक्ट है उसके लिए अगर बुलाया गया है, तो ऐसे में वो पर्सन कोई ना कोई मतलब एक ग्राउंड लेकर के आए कि किस किस बिहाफ पर हम आप पर भरोसा करेंगे। किसी बुक में लिखा होगा तो हम आप पर भरोसा कर लेंगे, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा तो हम आप पर भरोसा कर लेंगे, इस तरीके की चीज है। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 53 कहता है कि जो फैक्ट्स आप ऑलरेडी एडमिट कर चुके हो, जो पार्टीज हैं वो अगर किन्हीं फैक्ट्स को एडमिट कर चुकी हैं, तो उन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं किसी भी प्रोसीडिंग में व्हिच द पार्टी इज देयर टू और देयर एजेंट्स अग्री टू एडमिट एट द हियरिंग। जहां पर पार्टीज और या फिर उनके एजेंट ने अग्री कर लिया है कि वो एडमिट करेंगे हियरिंग में, और which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, खुद से जो है लिख करके उस पर्टिकुलर बात को एडमिट करेंगे। और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग, मान लीजिए कोई प्लीडिंग का रूल है। ठीक है। अब प्लीडिंग आपको पता है क्या होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक बता दे रही हूँ मैं आपको, प्लेन टू रिटन स्टेटमेंट। अगर उस प्लीडिंग के रूल के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई बात एडमिट होनी थी, और अगर आपने जो है वो बात वहां पर एडमिट कर लिया, तो फिर उससे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव डीम्ड
deemed to have admitted by their pleadings, provided that the court may, in its discretion, require the facts admitted to be proved otherwise than by such admission. देखो ये तो एक जनरल रूल हो गया कि उन जो भी फैक्ट्स को एडमिट कर दिया गया है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे अपने डिस्क्रिप्शन पर ऐसा कराना चाहे तो करवा सकती है मे, ठीक है, उन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए बोल सकती है जो आप ऑलरेडी एडमिट कर चुके हो, ठीक है। तो आई रियली होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।